यही पैलेस्टाइनियंस थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सारी लैंड जो है और अधिकतर लैंड जो है इन्होंने ज्यूज को बेच दिए थे, और ये ज्यूज थे जिन्होंने खरीदे थे, और इसका पैसे लेके पैलेस्टाइनियंस जो थे खूब ऐसो आराम करे। यही लैंड को लेके तो ये यूक्रेन में लड़ाई लड़ने गए थे, जो पूरी थी कि आज वेस्टर्न यूक्रेन जो है मतलब इनके यूएस और उनके एलाइज के कब्जे में आएगा, और ईस्टर्न यूक्रेन रशिया को जा रहा है। उसका रीजन क्या था कि जो इधर का जो लैंड है इसमें आपको अभी एग्रीकल्चर करनी है, जिसको बोलते हैं हाईटेक फार्मिंग। कि जो ग्लोबल न्यू ऑर्डर लाना है तो किस किस कंट्री को न्यू ऑर्डर में लाना है और किस किस कंट्री को पीछे धकेलना है। तो ट्रंप को ये लग रहा है पूरी यूरोप इज इररिलेवेंट, इनको पूरा पीछे धकेलना है। ट्रंप की बातों से ही आप लेते हैं, ट्रंप के लड़के ने कहा बड़ा लोग बड़ा भयभीत हैं उस बात को लेकर, जो भी ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि भैया ये गाजा पट्टी का इलाका जो है जिसको आपने खाली कराया फिलिस्तीनी वार्ड के जरिए और इसके जरिए, वो खाली कर दो, पूरा एबॉलिश कर दो, पूरा साफ कर दो। अमेरिका वहाँ न्यू फिगर खड़ा करेगा, नई तरीके से बनाएगा उसको, चूंकि वो बिल्डर रियल एस्टेट में है। तो उनका ये कहना कि मैं यहाँ सब कुछ अच्छा कर दूंगा, और वहां से भगाओ, और जॉर्डन गया और जॉर्डन में लोगों को भेजा गया, पड़ोस में इजिप्ट को कह रहे हैं कि तुम इनको ले लो। तो एक जो बिल्कुल चौधराहट कह रहा है कि मैं कह रहा हूं इसलिए खाली करो, और पूरे लग रहा है कि डिक्टेटिंग टर्म में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लाने रहे। ऐसे ही उन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर को कहा, उसी ढंग से जो भी स्टेटमेंट आ रहा है ट्रंप के बनने के साथ ही, और थोड़ा पहले से भी, इनफैक्ट जब जीतते हुए दिखे तब से अनाउंसमेंट के साथ ही। तो क्या लग रहा है कि ये सब कुछ हो जाएगा इसी ढंग से? ऐसा ही होगा जो ट्रंप कह रहे हैं। इस समय हमको, क्योंकि हमको पूरी पिक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कोई कहीं से उठ के आ गया ये बंदा, बस मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो बहुत ही रेडिकल शिफ्ट है। बट एक्चुअली ये प्लान पिछले 10 साल पहले हो गई थी, जिसके जिक्र एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक बॉडी है स्विट्जरलैंड में, जिसका हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। उस दौरान काफ़ी कुछ डिस्कशंस हुई थी, और एक बॉडी है जिसको म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, वो अभी हाल फिलहाल में उसके भी एक मीटिंग हो रही थी अभी। तो उसमें भी कुछ जिक्र आई थी। पर ये एक्चुअली ये था कि जो ग्लोबल न्यू ऑर्डर लाना है तो किस किस कंट्री को न्यू ऑर्डर में लाना है और किस किस कंट्री को पीछे धकेलना है। तो ट्रंप को ये लग रहा है पूरी यूरोप इज इररिलेवेंट, इनको पूरा पीछे धकेलना है। अब कंट्रीज जैसे रशिया, क्यों रशिया को साथ में लाना है, ट्रंप क्यों इंटरेस्टेड है रशिया को लेके? ये यूक्रेन वॉर एक जस्ट पहलू है। एक्चुअल क्या है, रीजन क्या है कि रशिया एक सबसे बड़ी कंट्री है, जिसका एकलौती कंट्री है दुनिया में जिसका 11 टाइम जोन्स चलती है। यू कैन इमेजिन कि इसका साइज कितना बड़ा है, कितना रिसोर्सेस है इसमें, कितना लैंड है। यही लैंड को लेके तो ये यूक्रेन में लड़ाई लड़ने गए थे, जो पूरी थी कि आज वेस्टर्न यूक्रेन जो है इनके यूएस और उनके एलाइज के कब्जे में आएगा, और ईस्टर्न यूक्रेन रशिया को जा रहा है। उसका रीजन क्या था कि जो इधर का जो लैंड है इसमें आपको अभी एग्रीकल्चर करनी है, जिसको बोलते हैं हाईटेक फार्मिंग, और ये होगा ग्लोबल हाईटेक फार्मिंग का। यूक्रेन बनने जा रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स में एपिटोम, जिसको बोलते हैं कि अब लोग वहां रिसर्च करने जाएंगे आने वाले टाइम में। वहां ऑलरेडी लग चुका है पैसा वैसा, कंपनीज फिक्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ये जो हमको पता लग रहा है जिस समय, वो एक्चुअली ये टाइम सही नहीं है कोई चीज को एकदम से एनालाइज करके उसका, क्योंकि जो हमको दिख रहा है फील्ड पे वो सिर्फ एक झलक है। ये जो गाजा पट्टी की आपने बात करें, गाजा पट्टी का अगर हम ले लें, हिस्ट्री भी ले लें, एक्चुअली देखा जाए तो यही पैलेस्टाइनियंस थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सारी लैंड जो है और अधिकतर लैंड जो है इन्होंने ज्यूज को बेच दिए थे, और ये ज्यूज थे जिन्होंने खरीदे थे, और इसका पैसे लेके पैलेस्टाइनियंस जो थे खूब ऐसो आराम करे। पेरिस में मकान बनी, मोरक्को में मकान बनी, लेबनान में मकान बनी, इनके सब ऐसो आराम चला। अब वो पूरी कह रहे हैं कि भाई ये ज्यूइश लैंड है। अगर हम 2000 साल 3000 साल पहले जाएंगे तो हाँ, तो ये तो पूरी अरब लैंड ज्यूइश था। इवन जो मेजर रिलीजियंस आए हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, ये सब तो रिलीजन वही सा है, तो सब कुछ जुदाइज्म से ही हुआ है। तो इसको ये कह देना कि जो एक्चुअल क्या उनका है, जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए, अगर मेरे को आप पूछेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, इमोशनली हमको हर्ट करता है यार, किसी का लैंड था या किसी का मकान था, किसी का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, अब आप उसको एक दिन में कह रहे हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए। तो बट अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं,
आप इस समय गाजा पट्टी के अंदर कोई फोर व्हीलर, नॉर्मल फोर व्हीलर गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी रबल वहां इस समय पड़ा हुआ है, मतलब डिस्ट्रक्शन से ये जो पूरी बम्बिंग हुई है, अब आप वो किसी लायक नहीं है। अगर ये जो नॉर्मल हमारी ये थिंक टैंक होने से हम लोग रिसर्च पेपर, हमारे कुछ अरब नेशंस जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो इनके लिए हमने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट बनाए थे कि जो गाजा पट्टी का जितनी मलबा है, पूरी यूरोप की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितनी मलबा नहीं निकला था उसका 1.5 गुना है। और इसको खाली करने के लिए जो मलबा इस समय गाजा पट्टी में ढेर हो रखी है, उसके लिए 40 से 42 बिलियन डॉलर चाहिए उसको क्लियर करने के लिए। अब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि यार इतना कुछ लगा के उसको खाली करके फिर रिकंस्ट्रक्शन में पैसे लगाने से अच्छा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि नई जगह पे जाके बना लीजिए और वहां पे एक बेहतरीन चीज बन जाएगी और आप उसमें रहेंगे। अब वो कितना क्या हो पाएगा, उसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे होगा वहां, तो ये अलग सवाल है। मगर वो जो कह रहे हैं कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी है कि उसको उस जगह को रिवाइव करने से अच्छा नए जगह बना लेना बेहतर है। ऐसे कई बार ये हमारे लाइफ में भी होता है कि हम एक पुराने घर को रिपेयर करने के बजाय हम पसंद करते हैं कि नया मकान बना लीजिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और वो कारगर भी होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बट हाँ नई बात, लेकिन देखिए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो फिलिस्तीन और इजराइल का सिंपल नहीं है। हाँ। और मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज उससे इमोशनली अटैच है। हाँ। और उसके जगह को आप कह रहे हैं आप खाली करो और यहाँ हम बनाएंगे। एक्चुअली अगर ये जो आपने कहे कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वो है, तो रूट ऑफ द कॉज ये रिलीजियस है। जो दिखता है मतलब एक आवरण है, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक या मिलिट्री है, बट है तो वो रिलीजियस। मान लीजिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये कहें कि, या मतलब ऐसा उनका सोच हो कि मुस्लिम्स एंड ज्यूज कैन नॉट लिव टुगेदर, उस केस में आप कैसे रिकंसिलिएशन करेंगे? और अगर आप गाजा पट्टी की पॉपुलेशन और पूरी इस समय का जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे, इट इज द मोस्ट रादर हाईली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी टुडे। ये कहना कि खाली हमास या इस्लामिक जिहाद या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पर रेडिकलाइज्ड है, बाकी लोग नहीं हैं, वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, अगर मे बी इस एक्शन से ट्रम्प के कुछ चीज़ नई उभर के आएगी। कल तक जो लोग ये पैलेस्टाइनियन राइट्स को लेके उनकी वकालत कर रहे हैं और उनकी पूरी मतलब बात कर रहे हैं, जब इन्हीं पैलेस्टाइनियंस की कोई इशूज आता है, मान लीजिए रेफ्यूजी इशू है, कोई अरब कंट्री या गल्फ कंट्री या ये जितने भी प्रो पैलेस्टीनियन कंट्रीज इन द रीजन है, कोई भी एक पैलेस्टीनियन को अपनी कंट्री में रखने को तैयार नहीं है। क्यों? कल तक जब आप कोई जाते हैं बात करने के लिए या कुछ करने के लिए, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई वी आर फॉर देम। कहाँ है वो सॉलिडरिटी? कहाँ है? क्यों नहीं दिखा रहे? तो एक्चुअली इसमें जो होना है ये नहीं होना है कि भाई पैलेस्टाइन कंट्री नहीं रहेगा, बट पैलेस्टाइन एक कंट्री रहेगी, पर वो कहाँ होगा, किस स्वरूप में होगा, उसकी अब चर्चा चल रही है। बैक एंड में जैसे हम ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी की 2 एंड होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड पे हमको कुछ चीजें चल रही है कि जैसे आप देखेंगे कि यूक्रेन का इशू रशिया और अमेरिका तय करेंगे, वो कर रहे हैं जाके सऊदी अरेबिया में। एक सिग्नल आपको ये दिखना चाहिए कि वो चाहते हैं कि अरब कंट्रीज में या जो पूरी अरब पेनिनसुला में इस समय कई सारे कंट्रीज हैं जो कुछ नया करना चाह रहे हैं और इस न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में फिट होना चाहते हैं, पर कुछ अपनी रिजिडिटी दिखाते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम जैसे है वैसे रहेंगे या हमारे हिसाब से मतलब चेंज जो है हमारे हिसाब से होनी चाहिए। महापात्रा जी, आप बोल के निकल गए, लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में, बड़ा मौके की बात है, सऊदी अरेबिया में रसा और अमेरिका मिल रहा है और यूक्रेन को सुलझा रहा है, तो क्या मैसेज आ रहा है? हाँ, ये क्या मैसेज है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैं अभी मतलब आज सुबह तक भी मैं ही डील करते हुए आया कि कई लोगों का क्वेश्चन है कि यार वहां करने की क्या आवश्यकता थी? पूरी दुनिया में बहुत सी जगह पड़ी हुई है। एक्चुअली इससे एक सिग्नलिंग दे रहे हैं ट्रम्प कि जो फ्यूचर है या जो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर है उसमें वो किस किस कंट्रीज को पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव में चाहते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर ये होस्ट कर रही है यूक्रेन वॉर का कॉन्फ्रेंस या जो भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को, तो इसका मतलब है कि
पूरी वेस्ट एशिया या जिसको मीना रीजन के नाम से हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया रीजन, मीना रीजन में, तो मुझे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया का जो रोल है आने वाले टाइम में या इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रोमिनेंट होना जा रहा है मतलब। और ऊपर से जो सऊदी अरेबिया है उसके थ्रू जो अभी जो अब्राहमिक अकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, जिसमें और उससे साइड में इन्होंने एक I2U2 बना रखे हैं, तो इंडिया, इजराइल, US, UAE इनका जो एक ग्रुपिंग है इस समय I2U2 के नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक्सपेंड करके जो 4 कंट्री से, जो सुनने में आया है, अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन या एविडेंस मेरे पास नहीं है, 12 कंट्री होने जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि जो सबसे वोलाटाइल रीजन है वो है वेस्ट एशिया इस समय। यूरोप को तो चलो कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, पर ये जो रीजन है इसमें रीजनल मूवमेंट भी चल रहे हैं, सब रीजनल मूवमेंट भी चल रहे हैं और कॉन्टिनेंटल मूवमेंट भी चल रहे हैं। तो इसको अगर डील करना है तो कुछ कंट्रीज को साथ में लाना होगा, और जो कंट्रीज इनको बड़े मतलब ऑकवर्ड लग रहे हैं, जैसे ईरान है, तो इनको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, जिसको अब कुछ लोग अब कह रहे हैं कि भाई ये ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है और ये सब होने जा रहा है। तो एक्चुअली जो रोल है सऊदी अरेबिया का पीस बिल्डिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बढ़ने जा रहा है, और इस रीजन में खासकर अब कुछ कुछ नई पावर्स को उभर के मतलब आने के लिए ट्रंप एनकरेज कर रहे हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इन सब में ट्रंप ओवरकम कर जाएंगे, चौधराहट बरकरार रखेगी ये सारे एक्शन से, या कहीं पैर फिसलेगा भी? देखिए, चेंजेस होते हैं जिसको कोर्स करेक्शन डिप्लोमेसी में बताया जाता है। कोई चीज लाइफ या डिप्लोमेसी या कंट्री टू कंट्री रिलेशन में कोई चीज मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 हो जाए। ये 2+2 3 भी हो सकती है, 2+2 5 भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं इस समय, तो ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली, मगर हाँ गोल ऐसे ही चलेगी, चाहे कल को कोई प्रेसिडेंट रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए। जो भी इस समय वेस्ट एशिया रीजन में या एशियन रीजन में चल रहा है, वो बेसिकली ये पिछले 10 साल या 15 साल मतलब का जो पूरी थॉट है जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, वो उसी का नतीजा है। क्योंकि ये चाह रहे हैं, अब ये सबको पता है कि आज के तारीख में एशिया जो है, इट इज द इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, और जहां ग्लोबल ग्रोथ हो या इतनी बड़ी मतलब कुछ इवेंट होने जा रहा हो या वो इम्पोर्टेंट हो, तो उस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। ये नहीं कि आप ये कह दें कि भैया खाली सब पीस बिल्डिंग होगा और ग्रोथ होगा और ये सब नहीं होगा, ये सब भी होगा। देखिए, आग से खेल रहे हैं, आग से खेलने में माहिर है अमेरिका बहुत पहले से, लेकिन आग से खेलने वाले का हाथ भी जलता है। जैसे कि अभी नाटो को लेके हुआ है, पूरा यूरोप एक तरफ हो गया है और जेलेंस्की की तरफ हो गया है, और उसमें लग रहा है कि अमेरिका ही किनारे फेंक दिया जाएगा उस पूरे खेल में। ऐसा भी हो सकता है क्या अमेरिका रूस को किनारे फेंक दिया जाए, या रूस एक अविश्वास के तरीके से आ रहा है अमेरिका के साथ, या बहुत अविश्वास होना लाजमी है दोनों के बीच में, तब अमेरिका ट्रंप जा रहे हैं। और इस बीच में उन्होंने तमाम यूरोपियन वर्ल्ड से, जो कि जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, और साथ साथ नेटो कंट्रीज हैं जिसमें माइनस अमेरिका, वो सब एक होते जा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। अब कनाडा के खिलाफ उन्होंने एक्शन ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दाव ट्रंप को उल्टा पड़ जाए? मुझे ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं काफी करीबी से इस चीज को देख चुका हूं कि अगर हम नेटो, जिसकी आपने जिक्र करे कि वो एक मिलिट्री ब्लॉक है, तो अगर मैं ये देखूं कि नेटो की जो पूरी स्ट्रक्चर है, नेटो विदाउट यूएस इज नथिंग, इट इज जस्ट जीरो, इट हैज नो स्ट्रेंथ। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम ये कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड में इस समय रफली 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर देखा जाए तो उसमें से 6,500 के करीब करीब रशिया के पास है और 5,800 के आसपास अमेरिका के पास है। और अगर मैं यूरोप या नाटो के अंदर देखूं तो ब्रिटेन के पास मुश्किल से 50 के आसपास है, फ्रांस के पास 100+ के आसपास है, बाकी किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो इस सूरत में अगर कल को जिस रशिया के डर करके या जो रशिया का नैरेटिव चला के इन्होंने ये पूरा मतलब ये सब हुआ है, तो अगर कल को यूएस और रशिया, जैसे आप बात कर रहे थे कि अगर कल को यूनाइट हो जाते तो नाटो कहाँ रहेगा और किससे लड़ेगा?
और क्यों रहेगा, उसका क्या रेलिवेंस है? नाटो इसलिए बनी थी कि भाई आपको सोवियत ब्लॉक या जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज हैं उनको उनके साथ लड़ना था, और आप सोवियत न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो था उसको रोकना था, या उसका कोई कंसिक्वेंस कल को होता है तो आप उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। तो अगर वही अमेरिका के साथ जुड़ जाएगा तो आप क्या रहे कि क्या करेंगे, आप नाटो बन के क्या होगा? और जिसकी वो बात कर रहे हैं इस समय कि नाटो कैसे सस्टेन करेगा और नाटो का रेलेवेंस क्या है, कि क्या नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक जिसको बोलते हैं वो उस समय एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह था और जहां सब कुछ ग्लोबल एक्टिविटीज वहीं चलती थी। आज वो एक्टिविटीज इंडो पैसिफिक में चल रहा है, एशिया में चल रहा है, तो वहां नाटो बैठ के करेगा क्या? तो इसीलिए आप जो डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि आपने एक यूक्रेन वॉर, एक आर्टिफिशियल वॉर क्रिएट की है, और जिसमें ये आर्टिफिशियल वॉर कुछ लोगों ने मिलकर करे हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती यूएस को उसमें धकेले हैं। अदरवाइज यूएस और रशिया का वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये तो ट्रंप ने कहा है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस के साथ थे, यूएस के साथ थे, और लेकिन हाँ, लेकिन साथ थे जो जिस नाटो की आप बात कर रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो देखिए वो बहुत जेन्युइन चीजें बात कर रहे हैं कि जैसे पूरी यूरोप की सिक्योरिटी अगर अमेरिका के कंधे पे जैसे पहले था, जितना बड़ा थ्रेट सोवियत यूनियन से था, आज उतना बड़ा थ्रेट है नहीं। ठीक है कि यूक्रेन वॉर हुआ है, वो भी इसी के नतीजा है कि जब ये बात हो गई थी कि नाटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, और जिस बात होने के बाद जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई ना, उसको रीइग्नाइट करने का कोई पर्पस नहीं था। और इससे पहले जब ये चीजें, कई राउंड्स ऑफ टॉक्स पहले हो चुकी थी, जब रशिया ने क्रिमिया को अपना पार्ट 2014 में बना लिया था, और उसमें कई कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुके थे, और म्यूनिक कॉन्फ्रेंस भी हो गया था, और मिन्स्क एग्रीमेंट भी हो गया था 2015 में, 15 या 16 के बीच में। तो अब सब कुछ हो गया था कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, और अचानक कुछ इश्यूज ऐसे आ गए और इसके चलते अब यूक्रेन वॉर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि नाटो का अगर रेलेवेंस रखना है तो देन यूरोप शुड पे फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, व्हाई अमेरिका विल पे फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी। ये उनका मेन चीज कहना है। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि हम पूरी तरह हम नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, जैसे हम सब मिलके करे हैं, अगर कल को कोई बात हुई तो हम आएंगे। पर आपका जो डिफेंस स्पेंडिंग है इस समय, आपकी जीडीपी का किसी कंट्री का 0.5% है, तो किसी का 1% है, तो किसी का 1.5 है। बहुत सी यूरोपियन या नाटो मेंबर कंट्री जो यूरोप के हैं, आज भी उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.5% से ऊपर नहीं है। अब जैसे रिसोर्सफुल कंट्री, चलो यूरोप में 3 कैटेगरीज की कंट्रीज हैं, लार्ज कंट्रीज हैं, मीडियम कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं। अगर मैं लार्ज कंट्रीज की बात ले लूं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, राइट, ये तीनों टॉप में है। इनकी अगर आप देख लें कि जीडीपी स्पेंडिंग अब किसी का 2% तक नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट नाउ इज 5%। अगर ये 5% से कम होगा तो हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। और अमेरिका कह रहा है यूरोप को कि भाई आप पे करो अपनी सिक्योरिटी के लिए, और कम से कम ये 5% तक लाओ। इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कंट्री लाइक पोलैंड एक छोटा कंट्री है, उसने अभी तक 4.7% तक पहुंच गया अपनी स्पेंडिंग, डिफेंस स्पेंडिंग। अब जैसे कंट्री लाटविया, एस्टोनिया, इन्होंने 5 के आसपास पहुंच गए, मगर वहीं पर जर्मनी है, वो अभी तक 2% नहीं पहुंचा है। तो ये सोच, ये ट्रंप को बदर कर रहा है, इवन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बदर कर रहा है, अमेरिकन थिंक टैंक्स को ये हिंट कर रहा है कि मे बी यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। भाई अगर आप खुद सीरियस नहीं हैं आपकी सिक्योरिटी को लेके, मैं क्यों उसमें स्पेंड करूं, और मैं अपनी सोल्जर भी डिप्लॉय करूं, मैं अपनी सब कुछ बेस बनाऊं, सब कुछ करूं, तो आप अपना देखिए फिर। तो उसमें वो क्या गलत कह रहे हैं? और अगर ये गलत नहीं कह रहे, अगर आपको ये लग रहा है वो गलत कह रहे हैं, अगर ये अमेरिका इसी फॉर्मेट में चलता गया तो जो डिफेंस स्पेंडिंग अभी अमेरिका का, अगर डीओडी का बजट आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 800 बिलियन तक पहुंच चुका है। और ये 800 बिलियन में सिर्फ पेंटागन और रिलेटेड बजट, अगर उसका एंसिलरी बजट देखेंगे, इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड $1.1 ट्रिलियन। तो ये सर्वाइव और सस्टेन कैसे करेगा? अमेरिका का खुद का इकोनॉमी इस समय, इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी टच्ड डबल डिजिट, और $36.3 ट्रिलियन का डेट, और $170 ट्रिलियन का लायबिलिटी अमेरिका का है इस समय। तो कैसे चलेगी? अगर ऐसे ही चलाना है जैसे चलता आया है,
तो ये अनसस्टेनेबल है, ये सबको दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप पागलों की तरह आपको ये बता रहे हैं कि भैया अभी भी टाइम है, अगर कुछ करेक्शन कर सकते हो तो करो, नहीं होगा तो कल सुबह फिर हम हाथ खड़े कर देंगे। तब ये मत बताना कि भाई तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, हमने तुम्हारे साथ दिए थे, ये चीज। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बात कर रहा है। अब हमेशा ये चीज है कि जैसे हम प्लस में सुनते आए हैं कि प्रैक्टिकल, अगर आपको कोई चीज बदर कर रहा है या आपको कोई चीज पिंच कर रहा है, आपके ईगो हर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ट्रूथ है। तो मैं अगर ये जनरली बताऊं कि ट्रंप जो कह रहा है उसमें देयर इज सम ट्रूथ व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग, उनकी जो मेथोडोलॉजी, ये उतना पसंद लोगों को शायद ना आ रहा हो, मगर वो कुछ ट्रूथ को लेके चल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद महापात्रा जी। दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि जो छटपटाहट है, व्यापारी ट्रंप की छटपटाहट है, स्लो डाउन जो अमेरिकन इकोनॉमी जा रही है उसको कैसे उबारा जाए, उस रणनीति पे काम कर रहा है।